इसके आंसर सोचिए और करिए कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, मतलब कौन सा विद्याश्रम या विद्या की जगह या विश्वविद्यालय सबसे पहले खोला गया। इसमें आपको तक्षशिला दिखाई दे रहा है, नालंदा दिखाई दे रहा है, उज्जैन दिखाई दे रहा है और विक्रमशिला दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तक्षशिला की। तो तक्षशिला बेसिकली ये पाल शासन काल में निर्मित हुआ। कब? पाल वंश के दौरान धर्मपाल द्वारा बनाया गया। अब आते हैं हम लोग नालंदा की तरफ। तो नालंदा जो है मगध साम्राज्य में ये एक बौद्ध मठ हुआ करता था और पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब पटना से ये 95 किलोमीटर दूरी पर है तो इसे बनवाया किसने? विद्या के केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में इसे गुप्त शासकों ने बनवाया। किसने? गुप्तों के द्वारा ये निर्मित हुआ। अब उज्जैन की बात करें तो उज्जैन महाजनपद में जो है ये राजधानी हुआ करती थी अवंती की, और यहां पर गुप्त काल में ही विद्या का केंद्र बना। तो उज्जैन का भी विद्या के केंद्र का विकास जो है ये गुप्त काल में हुआ। और लास्ट में बचा आपका विक्रमशिला। तो ये बौद्ध कालीन विद्या का केंद्र था, मतलब यहां पर विक्रमशिला बुद्ध से संबंधित है। इनमें से अगर पाल, गुप्त और बुद्ध की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका तक्षशिला। तक्षशिला इन सभी में से सबसे पुरानी विद्या की पीठ है या सबसे पुराना विश्वविद्यालय। क्लियर? अगला सवाल, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्तों ने, सातवाहन ने, मौर्य ने या कुषाण ने? ठीक, तो यहां पर बात है महरौली लौह स्तंभ की। तो महरौली लौह स्तंभ जो है ये बनवाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये बनवाया गया है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, सातवाहन वंश का शासक था या क्या था? ठीक, बेसिकली अगर यहां पर देखें चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड आपका गुप्त वंश का शासक था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आप कहते हैं बेसिकली। ठीक, सातवाहनों की बात कर लें, सातवाहनों ने कुछ विशेष कार्य किए। तो सातवाहन जो है सीसे का सिक्का चलाने वाला पहला साम्राज्य था। तो सातवाहन क्या है? सीसे का सिक्का चलाया। क्लियर? कुषाणों की बात कर लें तो कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। क्या किए थे? इन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। क्लियर? तो ये रही कुषाणों की स्थिति। मौर्य शासनकाल में भारत एक अखिल भारत मतलब एक संपूर्ण भारत के रूप में डेवलप हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा महरौली लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। क्लियर? यस, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? जी हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? फाहियान को, इत्सिंग को, वेनसांग को या मेगास्थनीज को? ठीक, बेसिकली ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये चार के चारों विदेशी यात्री है। ठीक, इन चारों विदेशी यात्रियों को जो है थोड़ी बहुत उपाधियां दी गई हैं, लेकिन सबको नहीं मिली है। ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की उपाधि मिली है वेनसांग को। किसको मिली है? वेनसांग को। तो बात करते हैं सबसे पहले फाहियान की। फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में भारत आया था। क्लियर? अब बात कर ले इत्सिंग का। यह बौद्ध भिक्षु था और 675 ईस्वी में क्या था? ये एक बौद्ध भिक्षु था और 675 ईस्वी में भारत आया। क्लियर? ये हो गए सिंह महोदय। अब आइए वेनसांग पे थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो ये हर्ष के शासन काल में भारत आए थे। कब? ये हर्ष के शासन काल में भारत आया था और काफी दिनों तक यहां पर रहा। और ये चीन का यात्री था। कहां से आया था? वेनसांग आपका चीन से आया हुआ यात्री है। तो ये चीनी यात्री रहा है और इसी को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया है। क्लियर? मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था एक दूत के रूप में। ठीक, और ये आपके जो है यूनान से संबंधित रहा। क्लियर? आगे चले हम लोग चौथे सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विद्या
दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग में 980 से 1003 तक शासन किया? दिद्दा नाम की रानी, बहुत बढ़िया नाम है ये, और जो है शासन किया इन्होंने अवध में, कश्मीर में, सिंध में या बंगाल में। तो इनका जो शासन रहा है वो कश्मीर रहा है। क्या रहा है? कश्मीर में इन्होंने शासन किया है 980 से 1003 ईस्वी तक। क्लियर? तो राइट आंसर आपका कश्मीर होगा। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चहलगामी, नोबेलों का मतलब शक्तिशाली प्रमुख लोग, ठीक, जिसे आप कहते हैं तुर्काने चहलगानी, ठीक, किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चहलगानी का विनाश का श्रेय दिया जाता है? क्लियर? तो तुर्काने चहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसको किसने समाप्त कर दिया? किसके प्रयासों से वो समाप्त हुआ? बेसिकली हाँ बताएं जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्या होगा? बलबन ने इस तुर्काने चहलगानी को समाप्त किया। बलबन जो कि 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है और बेसिकली 1286 तक का 1286 तक इसने शासन किया। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा चलाई। यह काफी रिजिड था, काफी जो है कठोर था। अपने पुत्र के मरने के बाद भी यह दरबार में रोया नहीं। यह संदेश देना चाहता था कि राजा को कठोर होना चाहिए, राजा अगर कमजोर हो गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने जिस दिन 40 तुर्कों का एक ग्रुप बनाया था जिसे आप कहते हैं तुर्कानी चहलगानी, उसको समाप्त किया मिस्टर बलबन ने। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? बहुत बेहतरीन सवाल है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहना चाहता था या कहलाता था। वो बेसिकली आपको बताएं कि वो खिलजी वंश का व्यक्ति था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का शासक बना। इसने जो है देवगिरी पर आक्रमण किया, बहुत ढेर सारी संपत्ति जीता और वो आक्रमण उसने दिल्ली में बैठे अपने चाचा की अनुमति के बिना किया था और वो आक्रमण इसने किया 1294 में। क्लियर? अब आक्रमण के बाद जब इसका चाचा उससे मिलने आया, कड़ा मानिकपुर, कहां पर मिलने आया था? कड़ा में इसने अपने चाचा को छुरा घोंपकर मार डाला। विश्वासघातपूर्ण हत्या थी और उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया और इसने काफी कुछ किया। इसने सैन्य व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो है पहचान रजिस्टर बनवाया कि सबका हुलिया लिखा जाए, तो हुलिया सैनिकों का लिखा गया। जो है घोड़ों को इसने जो है घोड़ों पर निशान लगवाया, दागाव ने, मतलब कौन सा घोड़ा किसका है ये जस्टिफाई हो। इसकी सबसे बेहतर व्यवस्था है इसका बाजार प्रबंधन। तो बाजार प्रबंधन करने वाला पहला सुल्तान रहा ये अलाउद्दीन खिलजी और इसने ही अपने आप की उपाधि जो है सिकंदरे शानी की रखी थी। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? चमड़े की प्रतीक मुद्रा, ठीक, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या हुमायूं ने। तो ये तीन तो मुगल शासक हैं, ये तीन महान मुगल हैं। इन्होंने प्रतीक मुद्रा नहीं चलाई थी, बल्कि हां हुमायूं के शासनकाल में एक भिस्ती आधे दिन के लिए भारत का सम्राट बना था, उसने जो है चमड़े का सिक्का चलाया था। तो बेसिकली यहां पर जो चमड़े का सिक्का चलाने का प्रतीक मुद्रा प्रारंभ करने की बात है वो श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा और इसकी सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजधानी परिवर्तन। कौन सी? राजधानी परिवर्तन। माना जाता है कि दिल्ली के लोग इसे बहुत बुरा पत्र लिखते थे, इसे सनकी कहते थे, पागल कहते थे, तो ये उब गया था उनसे और राजधानी बदला। दूसरी इसकी सबसे असफल, ये योजना असफल रही। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, जनता को भी ले गया, कुछ तो पहुंचे, कुछ का शरीर आधा पहुंचा, कुछ का पूरा पहुंचा, तो बड़ी विभत्स घटना वो रही। दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, दोआब कर वृद्धि।
दोआब में 6 साल से अकाल पड़ा और उसी समय इसने कर बढ़ाया, इसे पता ही नहीं था कि वहां अकाल पड़ा हुआ है और दोआब के किसान दोआब छोड़ के भागने लगे। क्लियर। इसकी अगली सबसे खतरनाक योजना थी प्रतीक मुद्रा। ठीक, चमड़े की प्रतीक मुद्रा चलाई। क्यों? क्योंकि इसने सोने की मुद्रा की जगह तांबे और पीतल की मुद्रा चलाई थी और जनता के प्रयासों से या इसके खुद के दरबार के प्रयासों से मुद्रा की व्यवस्था जो है सुनियोजित नहीं हो पाई और असफल हो गई और पूरा देश, पूरा इसकी सल्तनत कंगाल हो गई। और उसके बाद एक अभियान इसने और चलाया जिसे आप कहते हैं खुरासान अभियान। खुरासान योजना इसकी रही एक। ठीक, और उसमें इसने अपने 10,000 सैनिकों को भेजा था। कितना? 10,000 सैनिकों को भेजा। भारतीय सैनिक मैदान में लड़ने के आदी थे, उन्हें जब पर्वतों पर भेजा गया और हिमालय पार करने की बात कही गई तो इसमें से हिमालय पार करने में ही सारे निपट गए, मात्र 10 सैनिक वापस आए। युद्ध तो दूर की बात है। तो प्रतीक मुद्रा का श्रेय जाता है चमड़े की किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। यस। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो भाई 4 वंश हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश और लोधी वंश। अगर इनकी हम तारीखें देख लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक शासन किया। तो सबसे पहले आते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश का शासन शुरू होता है 1290 से 1320 तक। कब तक? 1320। तो 90 से 20 मतलब 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। आगे दास वंश देख लेते हैं क्योंकि खिलजी वंश के पहले दास वंश थे। तो ये 1206 में शुरू हुए और 1290 तक गए। ठीक, तो 90 तक गए, 6 तो कितने वर्ष? 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अब आ जाइए तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 में शुरू होता है। कब? 1320 में शुरू होगा और 1414 तक शासन करता है। और लोधी वंश इसी के बाद शुरू होगा। ठीक, लोधी वंश शुरू होगा 1451 में और 1526 तक जाएगा। तो 1451 1526। क्लियर। तो 1320 से 1314। तो यहां पर तो काफी लंबा ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है। 80 10 90 4 94 वर्ष यहां रहा और 50 20 70 75 वर्ष तक यहां शासन हुआ। ठीक, तो 30 वर्ष इन्होंने, 84 वर्ष दास वंश ने, 94 वर्ष तुगलक वंश ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा तुगलक वंश, क्योंकि तुगलक वंश के शासकों ने जो है 3 जो है यहां प्रमुख रहे। ठीक, और उन्हीं तीनों फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक, तो ये तीनों मिलकर के काफी लंबा शासन करते हैं। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक लगभग कितने? 94 वर्षों तक शासन किया। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां सवाल ये होगा, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। क्लियर। तो इन सारे लोगों में सबसे खतरनाक बाजीराव प्रथम थे। कौन? बाजीराव प्रथम। इन्हीं को कहा जाता था कि ये लड़ाकू पेशवा हैं। इन्होंने बहुत से युद्धों में मराठों का प्रतिनिधित्व किया है। क्लियर। अगला, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल बेसिकली आगरा में है, दुनिया का एक आश्चर्य है। तो बात आगरा की हो रही है और इसे बनवाया है किसने? इसे बनवाया है शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में। क्लियर। इन दोनों को यहीं पर दफनाया गया है और इसको बनाने वाला व्यक्ति इन चारों में से एक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फोस्टर, हेनरी इरविन या उस्ताद गनी जो है उदुद्दीन। तो इसे बनाने का श्रेय जाता है, इसका ओरिजिनल वास्तुकार, डिजाइनर या आर्किटेक्चर कह लें, वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो फ्रेंड्स, उस्ताद अहमद लाहौरी के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन वास्तुकार था, क्योंकि ताजमहल दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन ये यहीं पर खत्म हुआ। 10 सवाल आपके पूरे हुए। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है, इसके बारे